मुझे लगता है कि जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हाँ, मुझे लगता है वो वो पोएट poet नहीं बनते करते हैं ना? वो पोएट बनते हैं। कोई हमारे हालात पर वाह नहीं करता। मुझे लगता है सबको अपनी एक कहानी याद आ जाती है कि याद के मौसम सुहाने आ गए, गमे शहर में कितने मैखाने आ गए, कितनी मुश्किलों से तुम्हें भूला था मैं, यार तुम फिर दिल दुखाने आ गए, और आपके हाथ से मिलने की खबर सुनकर हम खुद जहर खाने आ गए, और हिजरतों से और क्या हासिल हुआ, चोंच में 2-4 दाने आ गए। मुझे लगता है कि मोहब्बत में तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी माँ है। मेरी मम्मा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं फ़ोन पिक करके या पिंग करके उनको बोल देता हूँ कि आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। वो सिर्फ इतना कहती है, खाना खा लेना वक्त से, और शायरी लिखना कम, और सो जाना टाइम से। बाबू खाना खा लेना इस टेम्परेरी, बेटा खाना खा लेना इस परमानेंट। Hello ladies and gentlemen, boys and girls, I'm Abir Lahiri, this is Cracking Conversations। आप ABP लाइव पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। मैं आबिर लाहिरी हूँ एंड अक्सर हम कई लोगों से वार्तालाप करते हैं और उनके जीवन की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टुडे इन कॉन्वर्सेशन विद मी इज मुकुल शर्मा। ही इज अ रिनाउंड पोएट और इंस्टाग्राम की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर वायरल जाती हैं इनकी कविताएं। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। यार मतलब कई लोगों का सवाल ये होता है कि पोएट्री की हमेशा हार्ट ब्रेक से शुरू होती है। मुझे ये जरूर जानना है, मतलब आपकी कहानी क्या है, वो बताना चाहो तो बता देना, लेकिन इन जनरल क्या पोएट्स की कहानियां हमेशा हार्ट ब्रेक से ही शुरू होती है? मुझे लगता है कि जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हाँ, मुझे लगता है वो पोएट पोएट बनते करते हैं हैं ना? वो पोएट बनते हैं। तो ये बेनिफिट है ओवर थिंकर होने का। ये मुझे भी लगता है कि अक्सर कल में तब चलती है जब आप ओवर थिंकिंग करते हो। और जरूरी नहीं है कि आप ब्रेकअप ही हो, किसी भी चीज में ओवर थिंकिंग हो, किसी भी फेस में हो सकता है। बट ऐसे अक्सर लोगों से मिले हो जो ओवर थिंकिंग करते हैं या ब्रेकअप हुआ हो बहुत ज्यादा उस वाले जोन में और फिर लिखना चालू किए हैं? मैं मिलता रहता हूँ ऐसे लोगों से ना। मुझे ऐसे लोग मिलते रहते हैं, और मुझे लगता है कि मेरी इंस्पिरेशन मेरे डैड है। वो बहुत ओवर थिंकिंग करते थे। बट अब उनकी वो तो शादीशुदा थे, उनकी शादी हो रखी थी। ठीक है, लेकिन वो काम को लेके ओवर थिंकिंग करते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरे अंदर ओवर थिंकिंग का कीड़ा आया है, ये पापा से आया है। तो हम लव के फेस से तो कौन नहीं निकला? सब हाँ, सही बात। आप भी निकले होंगे। सभी निकले। अब ये अगर तार छेड़ूंगा तो आप भी नहीं, निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगे भाई, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कैमरा के पीछे अनुभव बैठे हो, वो भी हल्का हल्का सोच रहे कि हाँ मतलब बात तो यार सही बोल रहे हो, मैं भी उसी वाले जोन में ही हूँ। अनुभव भाई कह रहे मेरे तार भी छेड़ो, मैं भी थोड़ा निकालूं दुख दर्द। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब हम स्टेज पे अपनी कहानी सुनाते हैं तो कोई हमारे हालात पर वाह नहीं करता। मुझे लगता है सबको अपनी एक कहानी याद आ जाती है। सही बात है ना? तो ये सबकी लाइफ का सेम ही फेज है। हम सब वहीं जा रहे हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं, डेस्टिनेशन सेम ही है। ट्रू। अच्छा, अगर आपके जर्नी है, आपके जिंदगी की बात करूं तो कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ पले बड़े, उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ। हाँ, मैं रुड़की शहर से हूँ। अच्छा। हरिद्वार के पास, जहाँ का IIT बहुत फेमस है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात। बहुत प्यारा शहर है, और बचपन मेरा वहीं बीता है, और बहुत मस्ती करी है। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, वो तो पता ही चल रहा होगा यहाँ पे। नहीं अरे नहीं ऐसा नहीं। तो पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा हुई नहीं, तो लिखना स्टार्ट करा था 11th क्लास में। बट ज़्यादा नहीं लिखता था। क्या लिखते थे तब? क्या इनिशियली क्या मैं फ्रेंड्स वगैरह पे लिखता था, और ऐसी कहानियाँ टाइम पास में बस खुद के लिए लिख ली। खुद के लिए लिखता था। उस टाइम दोस्त ऐसे थे कि उन्हें सुना नहीं सकते थे, क्योंकि ये बहुत ओल्ड स्कूल था उस टाइम पे, सुनाना और ये सब करना। ट्रू। कॉलेज आधे मजे ले लेंगे। ये क्या लिख दिया तुमने, ये क्या लिख दिया तुमने, और ये किस लिए लिख रहे हैं, हंसेंगे। अब उस चीज़ का डर जो है वो निकल गया है। तो स्कूलिंग मेरी 12th क्लास ग्रीनवे स्कूल से हुई, रुड़की में। अच्छा। हाँ, और परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा आई थी तो बताऊंगा नहीं। तो उसके बाद कॉलेज के लिए जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। ओके। और उसके बाद मैं शिफ्ट कर गया रुड़की से, देहरादून चला गया। अच्छा। ग्राफिक यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन करी है। अरे वाह। तो जहाँ बैठे यहाँ बैठने का सपना देखा था। अरे भाई साहब, कभी न्यूज़ पैनल में बैठेंगे, इवेंट्स करवाएंगे। क्या बात है। बट डेस्टिनी है। मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं करी। जस्ट कैसे? मैं बिकॉज क्या फर्क पड़ता है, अगर आप में स्किल है तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। अगर मतलब कोई कहे कि कल की डेट में पोएट बनने के लिए कोर्स है, हाँ जी, तो और अगर आप वो कोर्स ना करो आप पोएट नहीं बन सकते, तो वो इलॉजिकल चीज है। मुझे लगता है कि जितने भी पोएट हैं जो भी अच्छा कर रहे हैं, मुझे किसी ने कोर्स नहीं किया होगा।
कितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। आप किशोर कुमार देखिए, इतना बड़ा एग्जाम्पल है, वो कभी कोई संगीत नहीं सीखे, लेकिन साला कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है जो बोले कि किशोर कुमार अच्छा नहीं लगता, कोई कमी नहीं निकाल सकता, कोई कमी नहीं निकाल सकता। वो अपने आर्ट में इतने परफेक्शनिस्ट हो चुके हैं उस काम को कर करके। तो आई गेस वो डिग्री मतलब अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है डिग्री को चेस करना, पढ़ाई को चेस करना, लेकिन इतना कुछ खास मैटर करता नहीं। आज 10 साल नौकरी के बाद ये बोल सकता हूँ कि उतना कुछ मैटर करता नहीं करता। अब हम हायरिंग भी करते हैं तो मतलब इतना नहीं मैटर करता कि जैसे आप बता रहे थे भाई। हाँ मतलब मुझे कई बार पता भी नहीं रहता कि आप अच्छा इतने बड़े कॉलेज से पढ़े हो तुम। अच्छा मैंने हायरिंग के वक्त क्यों नहीं देखा तुम्हारे सीवी में, क्योंकि मैं कभी इन जनरल कभी नहीं देखते हैं। मतलब ये आपकी अच्छी बात है, मुझे लगता है हर कंपनी ऐसा नहीं देखती, बट होना चाहिए। और हाँ, आप जैसे लोग जब तक एबीपी न्यूज में हैं तो यार इंशाल्लाह मतलब अच्छा हो। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना, देखो कईयों को प्रिविलेज मिल जाता है पढ़ाई करने का, और जरूरी नहीं है सबको मार्क्स लाने की औकात हो या कुव्वत हो, जरूरी नहीं है। हम भी उन्हीं लोगों में हाँ और नहीं बिल्कुल जायज पॉइंट है यार। जस्ट बिकॉज किसी के 40 या 45% आते थे इसका मतलब नहीं है वो नकारा है, वो किसी काम का नहीं है, उसमें कोई और स्किल होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना लीन डाउन है ना, इतना अजीबोगरीब तरीके से बना है कि हर कोई मार्क्स नहीं स्कोर कर सकता। तो सबके अलग फॉर्टे होगा, हो सकता है बहुत अच्छा पेंटर हो यार, मतलब वो पेंट करेगा तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी, भैया ये क्या बना दिया आपने। लेकिन आप उसको सोशल साइंस और साइंस पढ़ा रहे हो, H2+O2 H2O सिखा रहे हो, मतलब ये किसी काम का ही नहीं है। तो लॉजिकल नहीं है वो चीज। हाँ तो रुड़की से पहुंचे देहरादून, फिर क्या हुआ? देहरादून में कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई। अच्छा, कुछ दोस्त मिल गए 4-5, हाँ, जिन्होंने सफर बहुत आसान बना दिया। बहुत बढ़िया। और कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे? नहीं। अच्छा, घर वालों के साथ ही रहते थे? नहीं तो फ्लैट। और फ्लैट में और भी फ्लैटमेट्स थे? अरे नशे की नगरी बना दी। शुरुआत में तो ये सब नहीं करा, हाँ ठीक, पर एक डार्क फेस लाइफ का ऐसा भी आया था। ठीक है, पर नशे जरूरी नहीं है हमेशा डार्क फेज में ही हो। हाँ, अच्छा, बट उस टाइम पे डार्क हाँ वो फेस बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था, बट दोस्तों ने उससे निकाला और फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा, तो अब उससे निकल गए, अब बहुत आगे पहुंच गए हैं। क्या बात है। आजकल मैं देखता हूँ कई पोएट्स दोस्ती के ऊपर भी बहुत अच्छी लिखते हैं। हाँ मतलब कभी ऐसा आपने कुछ लिखा है दोस्तों के ऊपर? मुझे लगता है कि वो इतनी स्पेशल चीज़ है ना, ये एक ऐसा बॉन्ड है, मुझे नहीं लगता कि आप वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो दोस्ती को। ट्रू है ना, तो ये दोस्ती बड़ी खूबसूरत चीज़ है। कई बार परिवार से बड़े दोस्त निकल जाते हैं। हाँ, है ना। मुझे लगता है कि आपके अपने, मेरे साथ तो हुआ है कि आपके अपने आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे, कोई चलता फिरता आदमी आपकी इतनी मदद कर जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे। बहुत खूब बात बोली है दोस्त, कई बार अनजान भगवान के रूप में आते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब मैं तो रिलेट कर सकता हूँ। मुझे तो जिस फेस में मैं था, सेकेंड ईयर का एंड था और मैं थोड़ा ब्रेकअप फेस में था, मैं तो मौत से ऐसे निकला हूँ, दोस्तों ने ऐसे निकाला है, हाथ पकड़ के बाहर निकाला है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि 2-3 महीने जो कर रहे हो, अगर ये करते रहोगे तो 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलोगे, ख़त्म हो आप। तो जो दोस्तों ने, अच्छे दोस्तों ने जो हाथ पकड़ा है और दिखाया कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, तो तब से मुझे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी है। मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है। मुझे ज़िंदगी से इतना प्यार था नहीं पहले, अब बड़ा प्यार। सही में नहीं था इतना? नहीं, मुझे इतना प्यार नहीं था जितना अब है। अब मैं मानता हूँ कि जैसे मैं आज आपसे मिला, मैं आपसे पहली बार मिला, तो मुझे ना बड़ा अच्छा फील होता है। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपसे मिला तो मुझे अच्छा फील हुआ। तो मुझे लगता है ज़िंदगी इसलिए खूबसूरत है, आप हर दिन नए लोगों से मिलते हो। सही बात है, तो यही है जिंदगी। और कईयों के कॉन्वर्सेशंस, कईयों की लाइफ जान के बहुत अच्छी खुशी मिलती भी है। हाँ। भले वो कितनी डार्क हो, भले वो कितनी हैप्पी हो, लेकिन खुशियाँ जरूर मिलती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग, एक पॉजिटिव, एक सनशाइन जरूर होता है, सबकी लाइफ में होता है। अच्छा, तो पहला स्टेज से एनकाउंटर कब हुआ? मतलब इन जनरल स्टेज में ही परफॉर्मेंस हमेशा स्टार्ट किया या इंस्टाग्राम के जरिए ही पोएट बने? ये बात है जब मैं, ये भी मेरे सेकेंड ईयर के एंड की ही बात है। तो हुआ क्या कि मैं लिखा करता था और मेरे एक दोस्त हैं। एंड ये कौन सा साल है, मतलब ये जरूर बता। ये आज से 6 साल पहले। अच्छा, तो तब तक इंस्टाग्राम ठीक ठाक बड़ा हो गया था? नहीं, तब तो इंस्टाग्राम था ही नहीं। 6 साल पहले? 6-7 साल पहले, मतलब मेरा। अच्छा, आपका आईडी नहीं था? ओके। और रील्स वगैरह नहीं आया था। रील्स तो नहीं आई थी। हाँ, रील्स तो नहीं आई थी। तो मैं उनका नाम भी लूँगा, देवबंद के रहने वाले हैं और मैं उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ, अपने बड़े भाई मानता हूँ। उनका नाम है महवर अब्बास नकवी, हम उन्हें सैम भाई बोलते थे। तो मैं लिखा करता था, वो रूम में देखा करते थे कि मैं लिखता हूँ। और उन्होंने क्या करा कि एक दिन उन्होंने देख लिया कि ये ना कुछ बहुत 2-3 पन्ने भर रहा है, तो ये क्या भर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे सुना। तो
बड़ी कांपती सी आवाज़ में मैंने उन्हें पूरा सुनाया। तो उन्होंने क्या करा कि सभी दोस्तों को शाम को फ़ोन करा 6-7 बजे कि सब आज फ्लैट पर आएंगे और मेरी तरफ से पार्टी है। क्या बात है। उनकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। हाँ समझ गया। तो सब दोस्त इकट्ठे हुए और उन्होंने सबने अपना अपना सेटअप लगाया और बैठ गए और उन्होंने मुझे एक चेयर दे दी। सेटअप से मतलब अपना सेटअप अपना सेटअप सबका, ठीक है। और मुझे बिठा दिया कि सुनाओ, और कांपती हुई आवाज़ में मैंने वो पन्ने पढ़ पढ़ के जिस तरह सुनाए और मुझे जो वाहवाही मिली तो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए। सुनाओ ना यार, वो पहली बार क्या सुनाया था अगर याद है तो। हाँ बिल्कुल, कि याद के मौसम सुहाने आ गए, गमे शहर में कितने मैखाने आ गए, कितनी मुश्किलों से तुम्हें भूला था मैं, यार तुम फिर दिल दुखाने आ गए, और आपके हाथ से मिलने की खबर सुनकर हम खुद जहर खाने आ गए, और हिजरतों से और क्या हासिल हुआ, चोंच में 2-4 दाने आ गए। तो ये मेरा सबसे पहला सेट था, ये बहुत बड़ा सेट है। हाँ। और ये सेट की वैल्यू उस टाइम पे भी मुझे समझ में नहीं आई, और आज मैंने 1 महीने पहले जब जामिया हमदर्द में परफॉर्म करा तो पहली लाइन मैं पढ़ रहा था और बाकी लाइन लोग पढ़ रहे थे। क्या बात है। हाँ, तो बड़ा खूबसूरत वो मंजर था, उसने मेरी आंखें खोल दी कि मुझे लगता है कि जब भी मैं अकेला होता हूँ, मैं ये कोई शायरी लिखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये नहीं चलेगी, और जब वो लोगों तक जाती है और वो वहाँ से लौट कर ऐसा ना कि आप कुछ मार रहे हो बॉल, अगर आप बॉल फेंकते रहो आपके पास वापस ना आए तो उसका कोई सेंस नहीं है, बट जब वो वापस आती है तो वो मेरी आंखें खुल जाती हैं। वो हर शो में मैं ये लाइव फील करता हूँ, मतलब हर शो से पहले मुझे वो फेस आता है कि मैं सोचता हूँ कि नहीं, और जब मैं शो कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ। बस स्टेज में आकर डर लगा था पहली बार? मुझे बहुत ज़्यादा हर शो में मैं कांपा हूँ, पर अब मुझे शो ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने लोगों से मिलता हूँ। अब एकदम नशे ऐसा एडिक्शन होता अब होगा कि addiction ओ भाई अब तो यही चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि जिंदगी भर यही करना है। हाँ, तो और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि 4 लोग सुन रहे हैं या फिर 4000 लोग सुन रहे हैं, 40,000, मुझे लगता है कि अगर सुनने वाला एक भी है तो मेरे लिए बहुत है। बट अच्छा दिल से ऑनेस्टली एक बात बताना, क्या सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पे सब लाइक्स को चेस कर रहे हैं, कमेंट्स को, एंगेजमेंट को चेस कर रहे हैं, क्या मतलब उससे दूर रहना और ये कहना वैलिड है कि मैं लाइक्स को नहीं शेयर करता है, चेज नहीं करता? करना तो पड़ता है यार, वो धंधे का पार्ट है। मुझे लगता है कि जो ये बोलते हैं ना कि मैं लाइक को चेज नहीं करता, उनके लाइक्स नहीं आ रहे हैं। हाँ सही बात है। हाँ, ये तो चेज तो सभी करते हैं, लॉजिकली सभी चेज करते हैं, सबको एक आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन तो चाहिए ही। मुझे लगता है काम क्यों कर रहे हैं? अगर कोई बोल रहा है कि इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो ये तो झूठ है। तो वो लाइक्स नहीं लाइक्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो और वो जरूरी भी है राइट, चेज करना? मुझे लगता है कि सरवाइव करने के लिए जरूरी है। सरवाइव करने के लिए एक आर्टिस्ट के लिए मिनिमम पैसा होना ज़रूरी है और मिनिमम से ज़्यादा ऑडियंस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो फ्री में परफॉर्म करते हैं। तो अगर कोई फ्री में अपना आर्ट बेच रहा है तो वो कितना भूखा होगा ऑडियंस का। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक सवाल जो मैं सोच भी रहा था आपसे पूछूंगा, जब आप एक छोटे पोएट थे, धीरे 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 करके लेवल बढ़ा, अभी और अभी और बहुत सारी चीजें बची हैं, अभी जिंदगी में और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, बहुत बड़े बड़े स्टेजेस मिलेंगे, लेकिन एक छोटे एकदम ही छोटे पोएट्री जो हो सकता है कोई ऑफिस में अमूमन एक फाइनेंस मैनेजर होगा जो इन जनरल अपनी सुबह 10 से 6 की नौकरी करता होगा और बाद नहीं, मैं तो भी प्रोफेशनली लिख लेता हूँ, लेकिन कई हैं जो कभी प्रोफेशनली लिखे ही नहीं हैं, जो बस अपनी एक डायरी है उसमें लिखते हैं और वो कभी किसी और चीज़ को चेज नहीं करते। उसके लिए कितना डिफिकल्ट है आज के ज़माने में एक उस पूरे सीलिंग को तोड़ के एक ठीक ठाक नॉन पोएट बनना? मुझे लगता है कि अभी इस पर्टिकुलर टाइम में लोग ये देख रहे हैं कि शायरियाँ चल रही हैं, तो जो नहीं भी लिखते वो भी लिखने का ट्राई कर रहे हैं। जिसे लिखना नहीं आता अगर वो लिखेगा तो कितना बुरा लिखेगा, सही बात है ना, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। तो लेकिन सीखेगा भी तो वैसे ही। पर जितनी भाग दौड़ है इस फील्ड में, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आगे जा पाएगा जो बहुत अच्छा लिखता है पर वो उसे शोकेस नहीं कर रहा। आपको शोकेस करना पड़ेगा ना, आप क्या हो। अगर मैंने शोकेस करा है, मैं तभी तो यहाँ बैठा हूँ ना। अगर मैं अपने घर पे बैठ के लिख रहा होता तो मैं तो कुछ भी नहीं था। फिर अगर आप ऐसे किसी इंसान का एग्जांपल मैं दूँ जो घर पे बैठ के लिख कर बन गया, तो हमारे गुरु हैं हज़रत जॉन इलिया साहब, जिन्होंने 3 साल एक कमरे में बैठकर सिर्फ पन्ने भरे हैं
और राहत इंदौरी साहब को आप जानते होंगे। जब राहत इंदौरी साहब उनसे मिलने गए तो राहत इंदौरी साहब ने कहा कि जॉन साहब की बहुत सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है कि जॉन साहब से मिलने गए, उन्होंने कहा कि आइए मैं जॉन साहब से मिलने आया हूँ। तो वो बैठे तो जॉन साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने आप आए हैं, बैठिए बुला कर लाता हूँ। क्या बात है, क्या खूबसूरत ख्याल किसी शख्स का है। क्या बात। तो उन्होंने जो पन्ने भरे हैं और उसके बाद उन्हें जो बोलने का जो मौका मिला है वो पाकिस्तान में मिला है। वो इंडिया गए हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता, अमरोहा गए हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं। तो काफ़ी लोगों ने उन्हें मोटिवेट करा और उसके बाद तो जॉन साहब मुझे लगता है कि 500,000 साल तक जिंदा रहेंगे। तो आर्ट जो आदमी को जिंदा रखती है ऐसा कोई जिंदा नहीं रख सकता। तो मैं इसलिए ये काम करना भी चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा आर्ट जिंदा रहे। मैं चला भी जाऊँ, अगर मैं कल के दिन चला भी जाऊँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी आर्ट जिंदा रहे, लोग मुझे मेरे नाम से जाने की कि ये जो शब्द थे ये उसने लिखे थे, मुकुल ने लिखे थे। हाँ, अगर कोई कहीं मेरी शायरी भी बोल रहा है तो उसको बताना ना पड़े कि ये मेरी है, लोग खुद कह देंगे ये मुकुल की शायरी। मुकुल की शायरी है, क्या बात है। ये सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन रहे हैं पोइट्री में? जॉन साहब से बड़ा कुछ सुनाओ ना उनका, कुछ ऐसा जो बहुत कम लोग जानते हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मुझे एक शेर उनका इतना गहरा लगा और मुझे तो इसलिए टच होता है क्योंकि वो एक, मुझे लगता है आदमी मतलब ही होता है ना, हर शख्स हर शख्स नेचर है, वो मतलब ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा। उन्होंने ये भी सोचा कि दर्द बदनाम ना हो, दर्द तो कोई चीज़ भी नहीं है, दर्द तो एक ख्याल है ना, एक एहसास होता है आदमी को। तो उन्होंने कहा कि चारा साजों की चारा साजिशें, दर्द बदनाम तो नहीं होगा। और अपने दोस्तों को कहते हैं कि हाँ दवा दो मुझे, मगर इतना बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। तो अंदर के दर्द को का इतना ख्याल रखते हैं कि वो चाहते हैं कि वो बदनाम ना हो। तो इससे खूबसूरत ख्याल किसी का क्या ही होगा। पोएट्स हमेशा से सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन भी लाए हैं। बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने, मंटो साहब मतलब सबसे उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है इसमें। मैंने जब फिल्म देखी थी सादत हसन मंटो की, उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये पर्सनालिटी क्या काम करा है, क्या काम है भाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या एक्टिंग है और क्या फेस निकल के आया है, क्या कैरेक्टर को। और एज इन मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, वो एक मुस्लिम है और उन्होंने एक हिंदू कैरेक्टर को क्या पोर्ट्रे कराया है, जैसे बाला साहब ठाकरे में किया था। ओ भाई साहब क्या रोल है, क्या रोल है, क्रेजी। और जब आप सादत हसन मंटो के बारे में इतना पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि भाई साहब क्या राइटिंग थी। उस टाइम पे आप सोसाइटी से ऐसे मुझे लगता है सोशल मीडिया ने अभी सब कुछ बहुत ज्यादा कर दिया कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। उस वक्त में जब आपको पता है कि आप अगर मैं एक वर्ड बुरा तो नहीं लगेगा ना, नहीं आप बिल्कुल एक वर्ड है, ये शब्द है, पर मैंने बोला तो मुझे सोचना पड़ा बोलने से पहले कि अगला क्या सोचेगा मेरे बारे में। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि जो समाज में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मैं तो उस बारे में बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल के बुरा बन रहा हूँ तो समाज तो फिर रहने के लायक ही नहीं है। सही बात है। तो क्या खूबसूरत। और उस जमाने में ऐसी किताबें लिखना, ऐसी स्टैंड आउट करना और इस लेवल पे अलग होना कि आप कब जेल जा रहे हो आपको पता नहीं, और आपके परिवार को लोग कैसे जज कर रहे हैं आपको पता नहीं, आपको नहीं पता। और तो क्या आज के ज़माने में उतना रेलेवेंट है या उतना अब फेक अलग होना? अब फेक कर रहे हैं लोग, अब फेक कर रहे हैं ना, दिखाने के लिए कि मैं भी रेवोल्यूशन ला रहा हूँ, लेकिन नहीं होता, नहीं ला रहे। बट कुछ लगता है कि कुछ लोग होंगे ऐसे आज भी जो शायद, क्योंकि देखो एक तो पोइट्री के साथ जो सबसे बड़ा आज की डेट में चैलेंज ये भी है कि एक आर्टिस्ट ये सब संघर्ष तब कर सकता है जब वो खुद ही सस्टेन कर पाए। महंगाई का जमाना है, 21st सेंचुरी में हम बैठे हैं, सबकी एक लाइफ है, सबको अपने भी बीवी बच्चे घर परिवार देखना है, उसके बाद पैसा वैसे ही नहीं आ रहा, ऊपर से हम अगर संघर्ष करने चले गए तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सीन होगा। क्या मुमकिन है आज के डेट में वो करना? क्या पोएट्स जो एक ज़माने में इतना पैसा मिल भी जाता था, क्या आज के ज़माने में उतना सर्वाइविंग करियर है कि इंसान बाकी बड़े गोल्स को चेस कर सके? इसका सीधा और सिंपल जवाब नहीं होगा। इसके पीछे कोई भी एक्सप्लेनेशन देना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि ये फील्ड जब तक आप चल रहे हो, जब तक लोग आपको देख रहे हैं, तब तक आपकी वैल्यू है। अगर आज मेरी शायरी चल रही है तो उसकी वैल्यू है, अगर कल के दिन वो नहीं चलेगी तो वो कितनी भी अच्छी हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जॉन साहब जब तक नहीं चल रहे थे तब तक वो ज़ीरो थे, ज़ीरो थे, आज वो हीरो है।
तो आपका काम लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना। अगर पहुंचेगा तो चलेगा, नहीं पहुंचेगा तो आप ज़ीरो। बहुत सही बात। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम पोइट्री और क्या एक्सप्लोर किया फिर जीवन में? बिकॉज मेरी आपसे बात इस इंटरव्यू के पहले भी ऐसी कॉफ़ी पीते हुए बात हो रही थी। आप बोल रहे थे मैं बहुत कुछ और भी लिख रहा हूँ, मतलब मैं सिनेमा भी लिखना चाह रहा हूँ, मैं गाने लिख रहा हूँ, अभी गाना आया भी है, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक गाना आया है मेरे ही रहो, ये मेरा लिखा हुआ है और मेरा गाया हुआ है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि पोइट्री के साथ साथ गाना फुल टाइम गाना करना, गाने लिखना और गाने खुद ही गाना, एज एन सॉन्ग आर्टिस्ट स्टेबल, सॉन्ग राइटर जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ, राइटर और सिंगर दोनों। मैं खुद ही परफॉर्म करना चाहता हूँ अपने गाने। बहुत सारे गाने मैंने घोस्ट राइटिंग करे हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। ठीक है, व्हिच इज ट्रू, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद के गाने खुद ही गाऊँ। जब मैं उस कैपेबल हूँ तो मैं वो खुद करना चाहता हूँ, और आर्ट और ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा उससे। फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट घोस्ट राइटिंग इज आप किसी और के नाम के लिए लिखते हैं, आपको अपने नाम का क्रेडिट नहीं मिलता, बस पैसे मिल जाते हैं। तो अक्सर बहुत बड़े बड़े राइटर्स आपको दिखेंगे, पैसा चाहिए भैया, पैसा चाहिए भाई। आपको अक्सर बहुत बड़े बड़े राइटर्स के अंडर बहुत सारे घोस्ट राइटर्स मिलेंगे, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, बट बहुत बड़े बड़े टीवी राइटर्स, फिल्म बहुत सारे गाने आप लोगों ने सुने होंगे। हाँ, बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे। आप सोचते होंगे इन्होंने लिखे हैं, लिरिक्स में उनका क्रेडिट है, वो अक्सर वो नहीं लिखते हैं, लिखता कोई और है। जैसे घोस्ट राइटिंग बोला जाता है, तो घोस्ट लिखता है, उसको पैसे मिल जाते हैं, ठीक ठाक। और आप भी घोस्ट हैं। मैंने भी घोस्ट किया है। हाँ, मैंने भी घोस्ट इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, ये घोस्ट इंटरव्यू चल रहा है। मेरी तो शक्ल भी घोस्ट जैसी लगती है, तो अक्सर लोग मुझे भूत पिशाच बोलते हैं, तो उस हिसाब से वैलिड पॉइंट है। तो इसे घोस्ट राइटिंग बोला जाता है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलता है अपने काम का, लेकिन पैसा अच्छा खासा ठीक ठाक मिल जाता है। तो अक्सर आपको मुंबई में कई जो एस्पायरिंग राइटर्स होते हैं वो आपको घोस्ट राइटिंग करते हुए मिलेंगे, क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि हम पीछे जो खड़े होते हैं तो उसके आगे जो पर्दा लगता है ना, उस पर नोटों का बंडल होता है, बस। तो हम उस बंडल की वजह से पीछे रहते हैं। अगर वो नोट का बंडल ना हो तो पर्दा हट जाएगा, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन फिर पैसा नहीं मिलेगा। और भाई पैसा तो कमाना ही है, पैसा तो कमाना है भाई, क्योंकि जब घर के महीने की स्टार्टिंग में रेंट देना होता है, खाने के पैसे देने होते हैं, वो हम ही खड़े होते हैं वहाँ, तो और कोई नहीं रहता, तो पैसा तो लगेगा बिल्कुल जरूर। क्या स्ट्रगल था इनिशियली? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि घर वालों ने वो देखने नहीं दिया, क्योंकि फैमिली से वेल डू, बट मुझे लगता है अगर फैमिली से नहीं होता उतना वेल डू तो बहुत कुछ देखना पड़ता। और बहुत जगह फ्री में परफॉर्म करा है, खुल के बोलता हूँ मैं। लोग डरते हैं इंटरव्यू में बोलने से, मैंने बहुत लोगों को देखा, कहते हैं नहीं हम तो शुरू से पैसों के लिए। मुझे नहीं लगता कि इनकी वैल्यू गिर जाएगी, मुझे लगता है कि उससे वैल्यू गिरती नहीं है, बनती है। मुझे लगता है कि फ्री में परफॉर्म करना लोगों के लिए, इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। तहजीब हाफिज साहब ने कम से कम 100+ शोज़ फ्री में परफॉर्म इसलिए करें ताकि आज हम यहाँ बैठ के पैसा कमा सकें। सही बात है। तो हमने भी बहुत परफॉर्म करा है, पर अब अपने आर्ट की वैल्यू हमें पता है, तो हम उसका उतना। बट क्या मतलब जैसे लोग, एक हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, अपने आर्ट को कभी फ्री में नहीं देना चाहिए, नहीं देना आप कुछ भी करो, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो अभी कभी रिग्रेट होता है कि पहले फ्री में किया है? हाँ, नहीं देना चाहिए। मतलब भले ही 5 रुपए ले लो, लेकिन लो उसकी वैल्यू तो हो कुछ, फ्री में नहीं। फ्री में नहीं है, फ्री में नहीं। बात तो खैर सही बोलता हूँ, मैं भी यही मानता हूँ कि भले ही 5 रुपए दे दो, आप शगुन के 2 रुपए डाल दो, कोई इशू नहीं, लेकिन दे दो। बिल्कुल। मुझे याद है लता मंगेशकर जी का एक इंटरव्यू में बहुत पहले सुन रहा था, तो बोल रही थी कि मैं आई गेस मदन मोहन साहब थे, कौन थे, किसके लिए वो बोल रही थी कि इनके लिए मैं गाने फ्री में लिखूंगी। मुझे फ्री में नहीं, 1 रुपए आप दे देना, 1 रुपए में हम गाने गा देंगे। तो कई लोग अपने आर्ट की वैल्यू भले ही 1 रुपए देते हैं, लेकिन होती जरूर वो फ्यूचर के लिए मैं ज़रूर अब बना के चल रहा हूँ कि हाँ, भले कुछ भी दे दो। मैं सोशली भी परफॉर्म करने वाला हूँ कुछ सोशल इवेंट्स के लिए, तो उसके लिए भी ऐसे ही रखूंगा कि सोशल इवेंट्स के लिए पैसे नहीं लूंगा, पर कुछ तो रख ही दो। घर भी चलाना है। अच्छा, अब वापस से कुछ शायरियों पे आते हैं। आपके दिल के सबसे करीब जो शायरी हो, जो आपकी खुद की हो, वो कौन सी होगी? मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जैसे ज़िंदगी है ना, ये पूरा एक मेला है, और मुझे लगता है कि हम सब बाज़ार के खिलौने हैं। तो ये मोहब्बत की शायरी मुझे सबसे अच्छी लगती है। और मैंने जब ये 3 साल पहले परफॉर्म करी थी तो शायद इस पर 3,500 व्यूज़ थे, और अब जब 1 महीने पहले परफॉर्म करी तो ये 10 मिलियन क्रॉस तो मेरे पेज पे ही है। और उसके अलावा हर पेज पे ये शायरी सब ने सुनी होगी कि आपसे इश्क की उम्मीद भी नहीं है हमें, हम जानते हैं आपका दिलों से खेलने का धंधा चलता है। और वो लोग होते थे ना पुराने ज़माने में जो परिंदों को शौक के लिए मारते थे, वो परिंदों की, उन्हें नहीं पता कि वो शायद उड़ के परिवार के पास जा रहा है या परिवार के लिए खाना लेने जा रहा है। तो आपसे इश्क की उम्मीद भी नहीं है हमें, हम जानते हैं आपका दिलों से खेलने का धंधा चलता है। परिंदों को शौक के लिए मारते हो आप, तो फिर अभी आप
आप अकल के कच्चे हैं, हम खिलौने हैं, शरारत के लिए अच्छे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या सोच के लिखा था ये मुझे लगता है कि आप अपनी वैल्यू कितनी भी रखते हो, कितने भी आप इम्पोर्टेंट हो, आप 100% इम्पोर्टेंट हो, पर जिसकी नज़र में आप ज़ीरो हो ना, आप ज़ीरो हो, आप खिलौने ही रहोगे। तो आप अपना कितना भी शो कर दो कि जैसे आप कोई भी लव के फेस में, अगर मैं उसे बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर लव के फेस में उसे बताना चाहता हूँ कि आप अपना 100% दे दो, अगर किसी इंसान को आपके साथ नहीं रहना ना, वो नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। तो उस पे लिखी थी कि हम तो खिलौने हैं, शरारत के लिए अच्छे हैं। क्या बात है। अच्छा, जब हम गानों की बात करते हैं, बॉलीवुड में बहुत अच्छे गाने लिखे गए हैं। हाँ। कई गाने एक ज़माने में सिर्फ शायरियाँ ही होती थी। हाँ जी, मैं सबके गुरु मानता हूँ नफाक साहब, और उनके बाद जो उनके चेले आए हैं वो हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनके बाद राहत फ़तेह अली खान साहब। तो ये मुझे लगता है जो ये लिख चुके हैं ना, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले, वो गाने आगे 100 साल तक, 200 साल तक बनते ही रहेंगे। आप कितने गाने सुनोगे जो इनके गाने हैं, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की, क्या क्या खूबसूरत लाइन है ना। सही बात है कि तुम्हें दिल लगी भूल, ये जो आजकल के लौंडे हमें प्यार हो गया है, और आई लव यू बोलना कितना आसान है कि हाँ भाई, आजकल आई लव यू बोलना बहुत आसान है। मैं आपसे मिला, कोई भी किससे मिलता है, लव यू, कितना कितना आप वजन दे रहे हो उसको, कि अगर आप किसी को लव कर रहे हो, अगर मैं किसी को बोलता हूँ आई लव यू, मतलब तो मैं तो उसे अपना सब कुछ दे रहा हूँ, फिर आपको मानना भी पड़ेगा। तो ये इजी जो हो गया है ना, उसके ऊपर ही लिखा था कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तो ये सिंगर मुझे लगते हैं जो जिंदा रहेंगे हमेशा। आज की डेट में कुछ ऐसे लिरिसिस्ट मिलते हैं जो कि लगता है कि कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। बहुत मुझे लगता है कि दो लोग मेरे पर्सनल फेवरेट है। मैं ज़ीशान मलिक साहब को जानता हूँ, जो जाकिर भाई के छोटे भाई हैं। शायद आपने उनका गाना सुना हो, मैं तो लूप पे सुनता हूँ, खोया है दिल। अच्छा। एक उनका गाना है, खोया है दिल किस गली में, ढूंढा तुझे हर घड़ी में। क्या बात है। तो और एक है सज्जाद अली साहब, मुझे लगता है कि जो वो टच कर देते हैं, वो सोशल मीडिया और इस पर इतना फोकस नहीं करते, वो अपना कंटेंट लिखते हैं और छोड़ देते हैं, वो बाकी ऑडियंस संभालती है। सज्जाद अली साहब, ये जो पाकिस्तान के सिंगर हैं सज्जाद अली, जिन्हें रावी जो हाँ जी। क्या बात है। उनकी बेटी भी है, वो भी बहुत अमेजिंग हाँ, सिंगर है। वो ज़्यादा चलती नहीं है, हाँ, बट अमेजिंग सिंगर है सज्जाद अली साहब के। बहुत खूबसूरत गाने, मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब के पहले सफ़े पे तेरा नाम लिखा है, बहुत दूसरे सफ़े पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी। क्या बात है। बहुत बहुत कुछ पंजाबी सिंगर्स भी बहुत अच्छा लिखते हैं। मुझे निंजा भाई बहुत पसंद है, मैं उनसे मिला हूँ 1-on-1। अच्छा। और उनके साथ 1 घंटा बैठा हूँ। हाँ। मैंने उनसे लाइव गाना सुना है, जैसा वो लाइव गाते हैं ना, वैसा कोई नहीं गाता, ऐसा लाइव कोई नहीं गाता। क्या बात है। बॉलीवुड में कोई अच्छे ऐसे लिरिसिस्ट जिनके गाने अक्सर दिल के करीब आए हो? क्योंकि घोस्ट राइटर बहुत सारे हैं, ये पता ही नहीं है किसने क्या लिखा है। तो जैसे अभी रिसेंट फेवरेट एक चल रहा है, अगर आपने तेरे हवाले एक गाना सुना हो, मैंने शायद नहीं सुना। एक अरिजीत सिंह का गाना है, वो भी घोस्ट राइटर है, मुझे पता है उसके पीछे कोई घोस्ट राइटर है पर वो बहुत खूबसूरत गाना है। अगर जो सुन रहे हैं उन्होंने अगर सुना होगा तो वो जानते हैं उस गाने की वैल्यू क्या है, बट उस गाने पे व्यूज़ नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक अंडररेटेड होती है चीज़, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत। मैं चाहता हूँ अंडररेटेड ही रहे। हाँ, कई गानों की खूबसूरती ये है कि अंडररेटेड। कई बार ऐसा लगता होगा ना, कोई एक आर्टिस्ट है जिसको आपने बहुत सालों पहले देखा है, जो बहुत पॉपुलर नहीं था, अब वो चल गया, अब बुरा लग रहा है यार। ये मेरे साथ पापॉन के साथ हुआ है। मैं पापॉन का सबसे क्रेजी बड़ा फैन था, मतलब मैं उसको तब से जानता हूँ जब वो मेन स्ट्रीम में भी नहीं आया था शायद, उसके एल्बम। अब इतना बड़ा हो गया, सब उसका नाम जानता। मुझे लगता है यार, मेरा जो प्यार था ना वो चला गया, वो सब में बट गया है। मुझे भी यही लगता है, और प्राउड फील भी होता है कि अरे यार तुम इसको अब से जानते हो, हम तब से जानते हैं, जब उसको कोई नहीं आता ना, तब से मैं जानता हूँ। तो ये प्राउड भी होता है, बट मुझे लगता है ये बुरा भी लगता है। हाँ, कि यार वो प्यार बढ़ गया, वो इतने तक नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो जाती है ना, वो क्रिंज लगने लगती है ना। जैसे अभी कैफी खलील का गाना आया, कहानी सुनो, शायद आपने सुना, वो बहुत अच्छा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, पर वो लोगों ने इतना रील पे बजा बजा के, नाच नाच के गाने वो खराब कर दिया, फोटो लगा लगा के। एक टाइम पे रंगी सारी इतना प्यारा गाना था, रंगी सारी आज भी बहुत प्यारा है, नो डाउट इन द फैक्ट कि कनिष्क सेठ और कविता सेठ जी के आवाज बहुत प्यारा गाना है। हाँ जी। लेकिन इतने रील्स बन गए ना उस पे, इतने रील्स बन गए। 2021 में शायद सबसे ज्यादा किसी गाने पे रील्स बने होंगे तो रंगी सारी बने होंगे, बिल्कुल। अब लगता है बस
मोरी मैया हो गया। अब नहीं सुनाओ वो गाना, अब नहीं सुन सकते। वो इतना प्यारा इतना खूबसूरत गाना है, लेकिन मैं अब रील्स पे देख देख के लोगों को नाचते साड़ी में देख देख के मैं थक चुका हूँ। सो अब लगता है कि हाँ ठीक है, कई गानों की खूबसूरती सिर्फ अलग रहने तब में तक ही है जब तक वो थोड़े अलग रहे, Underrated जेंजी ऑडियंस से थोड़े अलग रहे। हाँ ये भी एक पॉइंट है। क्या जेंजी ऑडियंस बहुत अलग है मिलेनियल या उसके पहले वालों से? आप भी जेंजी में ही फॉलो करते हो? मैं नहीं करता, आप नहीं करते हैं? मैं इतना ओल्ड स्कूल हूँ कि नहीं, बट बाय उम्र आप जेंजी में फॉलो करते हो? बाय उम्र भी जेंजी में फॉल नहीं करता। बाय उम्र में जेंजी में फॉलो नहीं, करते हैं? अच्छा, मुझे लगता है जेंजी में वो फॉल करते हैं जो अभी 22 और 21 की जनरेशन है, ओके, है ना। उससे ऊपर वाले जो 90s से पहले के किड्स हैं हाँ वो सही वो तो हैं, फिर मिले, भी हाँ। जो उसके बाद के हैं वो जेंजी में फॉल करते हैं। क्या क्या अलग है? ऑडियंस तो होगी लेकिन आपकी जेंजी, उनको वो कैसे रिलेट कर लेते हैं अगर नहीं है तो? फोमो पकड़ते हैं, फोमो पकड़ते हैं। फोमो पकड़ते हैं? हाँ, मैं बताऊँ कैसे कि मेरे पास तो लाइव एग्जांपल है। मेरी बहुत सारी शायरियाँ जो मैं मेरा शौक है, मुझे सेट पे बैठ के किसी और माइक लगा के बैठ के करने में मज़ा नहीं आता। मुझे मज़ा आता है लाइव करने में। स्ट्रीट रोड है, धूप पड़ रही है और आप कोई शेर बोल रहे हो और फिर लोग उससे रिलेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नेचुरल है। बहुत नेचुरल लगता है। तो वो उतना नहीं चलता जब सेम मैं ऑडियंस में परफॉर्म करता हूँ और ऑडियंस बोलती है और मैं बोलता हूँ, तो वो जो फोमो क्रिएट होता है वो बड़ा तो वो इसीलिए बाकी शायद एंगेज होते हैं। वो सब जेंजी पकड़ रही है। तो मुझे लगता है और अब हमें भी जेंजी चाहिए, अब पकड़ना पड़ेगा। ये हमारी ऑडियंस है, ये आपकी ऑडियंस है। ये हमारी ऑडियंस। बट क्या इनके लिए राइटिंग अलग होती है? जेंजी की राइटिंग अपोजिट है, एकदम अपोजिट है। मैं कुछ सुनाओ ना, बहुत अतरंगी जेंजी टाइप का मैं कुछ अगर लिखा हो तो। मैं आपको बताता हूँ कि लाइव शोज इज़ अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। और मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप शेर कैसे लिखते हो, थोड़े क्लीशी। बट जेंजी को क्लीशी चाहिए। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी ट्रेंडिंग रहना है और एज एन पोएट भी इस्टेब्लिश होना है, आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका आर्ट का क्या फ़ायदा अगर लोग समझ नहीं रहे, सही बात है ना। तो एक शेर मैंने कुछ दिन पहले लिखा था, ये लोगों के समझ में नहीं आया, और एक बहुत बड़े शायर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इस पर कमेंट भी करा और मुझे मैसेज भी करा कि इस उम्र में जो आप लिख रहे हो बहुत खूबसूरत है। कि जो कहता है कि भूल गया है हमको, वो शख्स आज भी हमको उंगलियों पर रटा हुआ है। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में हम, हमारे हिस्से का प्यार औरों में बटा हुआ है। और तुमको देखकर मुझे ये मालूम हुआ, दिल को भी दिल बनाने में हुनर लगता है। कलाकार तो वो हैं जो दिलों से खेलते हैं, ये बात माननी पड़ेगी, सितमगर खूबसूरत लगता है। क्या बात है। अब जिसके समझ में आया उसके लिए 100% है, जिसके नहीं समझ आया उसके लिए 0 है। तो ये शेर इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकता, इसलिए ये शेर मुझे सुना रहे हो? आपको सुना रहा हूँ और उन लोगों को सुनाता हूँ जिनके साथ बैठता हूँ। तो जेन जी के लिए जो राइटिंग है बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग और लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, जहां भी लगे ना कि शायरी आ रही है समझ में नहीं आई, थोड़ा सा रिवाइंड करना, 10 सेकंड 20 सेकंड वापस जाना और वापस से उसको कई बार सुनना। कई बार अल्फाजों के मतलब एक बार में नहीं समझ में आते हैं। बिल्कुल। मैं कल ही किसी के साथ बैठा हुआ था और उनसे बात चल रही थी कि भागवत गीता कैसे आती है और कई बार आपको सोल्यूशन मिलता है, उसके ट्रांसलेशन पढ़ो। अगर नहीं पढ़ना आता है ना, रोज पढ़ो, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे। आई एम लाइक, मुझे एक बार में तो नहीं आया समझ में, तब किसी ने बोला कि एक बार में नहीं आएगा, आप उसको पढ़ते रहो। उस चीज को 5 बार पढ़ोगे ना, एक एक शब्द का, एक एक अल्फाज वो का इतने बड़े माइंडसेट से लिखी गई है ना कि उसको अब के माइंडसेट के हिसाब से पढ़ने में और समझने में बहुत टाइम लगेगा, प्रोसेस करने में। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप क्या पढ़ते हो इन जनरल जिंदगी में? पढ़ते हो? मैं बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स में क्या? मैं इंग्लिश बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता। हाँ ठीक है, विच इज हाँ, मैं जॉन साहब पढ़ता हूँ। क्या बात है। मैं जॉन साहब को बहुत पढ़ता हूँ और मैं उनका दीवाना हूँ। कोई उपन्यास पढ़ा है हिंदी में? नहीं। मैंने रामायण पढ़ी है। अरे क्या बात। हाँ। अच्छे से पूरी? मैंने अच्छे से तो नहीं पढ़ी, जितना मौका मिलता है उतनी पढ़ लेता हूँ, बट जो दोहे हैं वो पढ़ता हूँ। और ये मत पूछना कि कोई दोहा याद है क्या? नहीं। अरे मतलब कंपटीशन तो है ही नहीं, मतलब किसी का कुछ फेवरेट हो जाए तो। पर मुझे लगता है इंस्पिरेशन मिल जाती है। बिल्कुल मिलती है। हाँ, मैं जॉन साहब से इंस्पायर होकर एक शेर लिखा था, जो मेरा शेर बहुत लास्ट 3 महीनों में, मुझे लगता है जो लिसनर सुन रहे होंगे शायद उन्होंने सुना हो, बहुत चला है कि आज अशकों के तले शजर तेरे शहर जलाए जाएंगे। ये इसका ख्याल आपको इन लोगों को समझा देता हूँ जो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को, कि इसका ख्याल ये है कि आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है उसको लगता है कि वो अपनी वजह से इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपका प्यार उसे इम्पोर्टेंट बना। ट्रू है ना। वो नॉर्मल इंसान है,
आप उसको इम्पोर्टेंट बना रहे हो। तो आज इश्कों के तले शजर तेरे शहर जलाए जाएंगे, और गम पुराने जितने भी हैं वो सब भुलाए जाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि तुझ में क्या बचेगा, मैं सोचता हूँ कि तुझ में क्या बचेगा, बचेगा क्या तुझ में जब तुझसे हम घटाए जाएंगे। तो मेरी वैल्यू जब तेरे में से माइनस हुई ना, तो तू जीरो से भी नीचे है। तो ये खूबसूरती मुझे लगती है, ये मोहब्बत की होती है कि वो मोहब्बत दिख तो नहीं रही, लेकिन वो ना दिखने के बाद भी इतनी वैल्यू ऐड कर देती है कि अब देखो ना, किसी ने ताजमहल बना दिया। सही बात। क्या हुआ था उसे, किसी ने सर पे बंदूक की गोली रखी थी, या किसी ने कहा था कर, लेकिन मोहब्बत है। क्या बात है, बहुत 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 खूब, बहुत सुंदर बातें बोलते हो यार आप। क्या अच्छा, एक कोई अगर बर्डिंग राइटर हो या बर्डिंग पोएट हो, उसको क्या सजेशन दोगे कि क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि सबको एक बार मोहब्बत करके देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए। और मोहब्बत करने के बाद जो फेस आता है ना इंसान का, वो बहुत कुछ सिखाता है। बट क्यों मोहब्बत करके ही या हार्ट ब्रेक करके क्यों लिखे हैं? मतलब बिना उसके भी तो पोएट्री लिखी जा सकती है। नहीं, हार्ट ब्रेक मत करवाओ, आप ऐसी मोहब्बत करो जो उम्र भर चले। नहीं, मतलब बिना मोहब्बत के भी तो शायरियाँ लिखी जा ही सकती हैं, पोएट्री लिखी जा ही सकती है। फिर मुझे लगता है कि जब तक आप किसी चीज़ से रिलेट नहीं करते ना, सिचुएशन से, आप उसकी गहराई में नहीं जा सकते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि डेप्थ में जाने के लिए। लेकिन सिर्फ प्यार के अराउंड ही पोएट्री क्यों? नहीं, दोस्ती, माँ बाप। सही बात। और मुझे लगता है कि मोहब्बत में तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, जिन्होंने इतने साल अपनी ज़िंदगी एक इंसान के साथ काटी। इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी, एक इंसान के साथ पूरी उम्र भर बिता देना। तो ये थी मोहब्बत। जो आज आपके वालिद हो गए, आपके पापा हो गए, मम्मी हो गए, मेरे मम्मी पापा हो गए, तो ये असली मोहब्बत है कि वो टिकी है, हर रात नोक-झोंक हो रही है और सुबह एक दूसरे के लिए खाना बना रहे हैं और साथ में। तो ये वही शायद असली मोहब्बत की ये इससे प्यारी मोहब्बत नहीं है। मुझे लगता है कि माँ और पापा की जो मोहब्बत है, ये दुनिया में ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। आज भी मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती हैं कि मैं उनके 50 फ़ोन भी नहीं उठाऊंगा तो वो 51 कॉल करने से पहले एक बार रोज बात करते हो ना? हाँ, मैं रोज बात भाई, रोज प्लीज बात करना। रह ही नहीं सकता मैं रोज बात करे हुए। फॉर ऑल दोज पीपल, मतलब पता है आप बहुत बिजी रहते हो, पता है सब कुछ होता है, लेकिन माँ बाप से दिन में एक बार बात कर लेना चाहिए। अगर वो एफर्ट्स डालते हैं ना, उसको रेप्लिकेट करके कर लेना चाहिए। मतलब ये एक हफ्ता बात ना करना मुझे लगता है गलत नहीं, बहुत गलत। क्योंकि जब इंसान चले जाता है ना, तब बहुत रिग्रेट होता है। मुझे लगता है कि मैं जब ऐसे फेस में होता हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी होती, तो मेरी मम्मा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं फ़ोन पिक करके या पिंग करके उनको बोल देता हूँ कि आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। वो सिर्फ इतना कहती है, खाना खा लेना वक्त से, और शायरी लिखना कम, और सो जाना टाइम से। यार ये माँ बापों का एकदम फिक्स है ना, खाना खा लिया, खाना वो शायद आई लव यू बोलने का तरीका है उनका। बाबू खाना खा लेना इस टेम्परेरी, बेटा खाना खा लेना इस परमानेंट। ये हाँ, मतलब क्या सही बात बोली यार, बाबू खा लेना इस टेम्परेरी, बेटा खाना खा लिया, बेटा खाना खा लेना इस परमानेंट। और वही शायद उनका आई लव यू बोलने का तरीका है कि खाना खा लिया रोज सुबह। बहुत ज़रूरी है ये ज़िंदगी में, माँ का प्यार होना, पापा का तो नसीब नहीं हुआ उतना। और एक ही बस ये रिग्रेट रहा लाइफ में कि मेरे पापा बहुत एग्रेसिव टाइप आदमी थे, बहुत सीरियस आदमी थे, तो मैं उनसे कभी गले नहीं लग पाया। तो मुझे आज भी याद आते हैं वो लम्हे, तो मैं सोचता हूँ कि वो तो मैंने खो दिया, पर अभी मेरे पास मेरी माँ है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना वक्त मैं उनके साथ गुजार सकूँ। और अभी इस साल के मिड में मेरा एक प्लान है कि मैं चाहे सारे प्लान अपने रोक दूँ, शोज रोक दूँ, मम्मा को एक इंटरनेशनल ट्रिप करवानी है भाई। और आज यहाँ बोल रहा हूँ, और ये बात अपनी मम्मा को इंटरनेशनल ट्रिप इस साल करवाऊंगा। भाई मैं तुमसे इतना रिलेट कर सकता हूँ ना कई चीज़ों में कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मतलब कभी ज़िंदगी में बैठेंगे आराम से महफिल में तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारी एक एक स्टेटमेंट्स में मैं इतना रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि स्टोरीज काफ़ी सिमिलर है, थॉट्स काफ़ी सिमिलर है। वो रास्ता तो सेम ही है ना, वो डेस्टिनेशन अलग है। आप एबीपी आ गए, मैं शोज कर रहा हूँ। हाँ, मतलब अब पता नहीं मतलब कौन कहाँ से कैसे आया, कहाँ से क्या लिखा। मेरी आपसे रैंडमली कुछ दिन पहले मुलाकात, मतलब बात हुई और मैंने कहा यार इट साउंड सो इंटरेस्टिंग, लेट्स डू दिस पॉडकास्ट। हम बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, दोनों की ज़िंदगी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कोई नया गाना आ रहा है, उसके बारे में अच्छा फटाक से बता दो, क्या नया गाना आ रहा है, उसका क्या है, कहाँ सुन सकते हैं? एक गाना मेरा ऑलरेडी आज आउट हो चुका है, मेरे ही रहो, वो स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे DFP म्यूजिक पे आउट हो गया है। DFP म्यूजिक,
और आने वाले टाइम में मेरे 6 गाने बैक टू बैक हर मंथ आने हैं, मार्च से लेके बैक टू बैक 6 महीने हर एक गाना आना है। ये खुद लिखे हैं खुद गाए हैं? ये खुद लिखे हैं, खुद गाए हैं। प्रोडक्ट म्यूजिक कौन करता है सर? म्यूजिक मेरा इश म्यूजिक करके एक लड़का, इश म्यूजिक, और पैराडॉक्स के सारे गाने वही बनाता है। ओके। वो मेरे म्यूजिक सारे देखता है और आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा उसके साथ ही सारे गाने रहे। बहुत अच्छा काम करता है लड़का। ओके। और बस अभी यही प्लान है, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बैंग ऑन करना है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो। एंड Thank you इस so पॉडकास्ट को एंड करते हैं आपकी फेवरेट शायरी के साथ, जो भले ही आपकी ना हो, किसी और की भी हो, लेकिन जो दिल के बहुत करीब हो। मेरी शायरी है और ये थी कि चश्मे नम होती ना शामिल कभी अंगियार के साथ। चश्मे नम मतलब आंखें लड़ना और अंगियार मतलब थर्ड पर्सन। अच्छा, कि ठीक। चश्मे नम होती ना शामिल कभी अंगियार के साथ, वो अगर मुझे मना लेता तभी प्यार के साथ। और पीठ जख्मी हुई खंजर से तो मुड़ कर देखा, फिर मुलाकात हुई मुझे मेरे यार के साथ। और यूपी में दहेज बहुत चलता है कि रंज है शादी में, लड़ाई है, बारात नजर आती है, दुल्हे की शर्त है दुल्हन हो मगर कार के साथ। और सुना है कि दरो दीवार के कान होते हैं, हाल दिल हमने सुनाया तेरी दीवार के साथ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ABP मजा आ गया भाई पॉडकास्ट आपके से बात साथ कर। मिलके। अरे भाई, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ हैं। आप इंसान बहुत बढ़िया हैं, आपकी सोच बहुत बढ़िया है, और ऐसे ही आपकी कलम चलती रहे। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी राइटिंग्स निकले, जिनको जो लोगों के दिलों तक पहुँचे, और ये नाम हमेशा बढ़ता रहे। हाँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ दिल जीतने आया हूँ, और दिल तो मैं जीत कर रहूँगा कैसे भी। क्या बात है, आप बहुत सारे दिल जीते, यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू ABP लाइव पॉडकास्ट भाई। मजा आ गया भाई आपसे, Thank बहुत you. अमेजिंग है।